चलिए, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने जस्ट स्टार्ट किया था, अभी सीपीसी को इंट्रोडक्शन क्लास थी, अभी भी वही कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं। जो कल की क्लास में हमने किया उसी को कॉन्टिन्यूटी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल की क्लास को एक बारी फास्ट फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने जस्ट स्टार्ट किया, हमने ये पढ़ा कि सीपीसी जो एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ जिसको हम कहते हैं। दो तरह के लॉज होते हैं हमारे पास, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। फिर हमने कल ही की क्लास में पढ़ा, अगर लॉ की फर्दर डिवीजन हमें करनी है, हम इसको कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। सेक्टर वाइज करना है तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दो ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने लिख लिया था सारा टॉपिक। फिर हमने पढ़ा कि एक्ट और कोड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक आपको कल मैंने पूरा उसमें सीक्वेंस बताया था कि किस तरह से सीपीसी में हम पूरा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ में तो आपको राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है। अब उसमें जो रेमेडी है उसको अवेल करने का जो रास्ता है, उसका जो प्रोसीजर है, कोर्ट में किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेगी, वो हमें सीपीसी में दिया हुआ है। कल की क्लास में हमने ये चीज पढ़ी कि सबसे पहले देखिए क्या होगा, दो या उससे ज्यादा पार्टीज होगी, उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, जिसको हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। उस डिस्प्यूट जैसे डिस्प्यूट में क्या होगा, एक पार्टी एग्रीव्ड पार्टी होगी और दूसरी पार्टी ने उसको ब्रीच किया होगा किसी तरह से। तो अब जो एग्रीव्ड पार्टी है उस वो क्या करेगी, सबसे पहले अपने प्लीडर के पास जाएगी, एडवोकेट के पास जाएगी। एडवोकेट साहब उसको बताएंगे कि हमें तो सूट फाइल, केस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। उस पर्पस के लिए वो प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे। प्लेंट को जब कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट उसको एक नंबर देता है जिसको हम कहते हैं सूट नंबर। तो उन्होंने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट क्या करेगा, अब यहाँ से सिविल जज का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, दूसरी पार्टी को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको समन भेजने पड़ेंगे। एक पार्टी प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया, जिसको आप सम्मन भेज रहे हो वो दूसरी पार्टी है, उसको इंफॉर्मेशन होगी कि उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, तभी तो वो कोर्ट में आके अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। अब दोनों पार्टी जब आपके पास कोर्ट में आ जाएगी, दूसरी पार्टी जब कोर्ट में आ रही है, वो अपना जो आंसर है, अपना जो रिप्लाई है वो राइटिंग में देगी, जिसको हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। अब दोनों पार्टीज का आप एग्जामिनेशन करोगे। उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप ये चीज देखोगे कि क्या बिना ट्रायल चलाए इनके बीच में ऑल्टरनेटिवली हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर तो ऑल्टरनेटिवली डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है तब तो वहीं पे खत्म हो जाएगा मैटर। बट अगर नहीं हो सकता, एडीआर से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट है क्या। अब जिस जिस पॉइंट पे दोनों पार्टीज डिस्प्यूट में होंगी उनको कहते हैं इश्यूज। यानी कि एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। हम स्पेसिफिकली वो इश्यूज फ्रेम करेंगे, उसके बाद केस की हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक एक इशू पे दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। दोनों पार्टीज को कहा जाएगा अपने अपने एविडेंसेस लेके आइए, अपने अपने विटनेसेस लेके आइए, जिससे आप अपना अपना केस प्रूव करने लगे हो। तो दोनों पार्टीज अपने एविडेंसेस लाएगी, विटनेसेस लाएगी, दोनों पार्टीज को लास्ट में सुना भी जाएगा, फाइनल हियरिंग जिसको हम कह रहे हैं। और जब फाइनल हियरिंग कंक्लूड हो जाएगी, उसके 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, जजमेंट प्रनाउंस करना है, विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज, यानी कि 30 + 30। अब जब जजमेंट आपने कोर्ट ने प्रनाउंस कर दिया, उसके 15 डेज में क्या होना चाहिए, डिक्री शीट आनी चाहिए, यानी कि डिक्री आ जानी चाहिए। अब जजमेंट, आपको ये तो पता चल गया जजमेंट पहले आती है, डिक्री बाद में आती है। बट ये डिक्री एग्जैक्टली होता क्या, आज की क्लास में थोड़ा सा हम समझेंगे उसको। अब केस जब डिसाइड हो गया है, जजमेंट आ गई है, डिक्री आ गई है, एक पार्टी के फेवर में होगी ऑब्वियस सी बात है, और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट होगी। जिसके फेवर में है वो, अगर उसको उसका फ्रूट फिर भी रियलाइज नहीं हुआ, यानी कि जो उसके फेवर में डिसीजन आया, दूसरी पार्टी ने उस ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं किया, तो वो पार्टी एग्जीक्यूशन में जा सकती है जिसके फेवर में है। कोर्ट को कहेगी कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाइए, क्योंकि दूसरी पार्टी तो मान नहीं रही है। और अगर जिस पार्टी के अगेंस्ट है उसके पास क्या रेमेडी है, यहाँ पे वो अपील में जा सकती है। ये पूरा प्रोसीजर है हमारे पास, एक एक चीज का प्रोसीजर है, वो डिटेल में हम सीपीसी में पढ़ेंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, मतलब ये जो डायग्राम सा हमने कल बनाया, सीक्वेंस जो हमने कल बनाया, जैसे इसको हम खत्म करेंगे हमारा पूरा सीपीसी खत्म हो जाएगा। वो कहानी ही आपको याद रखनी है कि ये कहानी नहीं है, बेसिकली एक्चुअल में कोर्ट में इसी तरह से प्रोसीडिंग्स चला करती हैं। ये सीक्वेंस होता है प्रोसीडिंग्स का। जब आप कल को प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि हाँ, इस स्टेज पे अब ये चल रहा है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज ये
आने वाली है, वो तभी पता लग पाएगा जब आपने डिटेल में पहले पढ़ा होगा। आपको कल की क्लास में ये भी बताया कि पूरा का पूरा सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सेक्शंस वाला पार्ट है और दूसरा रूल्स वाला पार्ट है। रूल्स को फर्दर चैप्टराइज किया हुआ है उन्होंने, यानी कि हेडिंग्स दिया हुआ है ऑर्डर्स के थ्रू। जितने भी ऑर्डर्स हैं हमारे पास उनमें फर्दर हमें रूल्स दिए हुए हैं, यानी कि रूल्स की फर्दर क्या किया हुआ है उसने, चैप्टर नंबर लिखा हुआ है। हमने कल ये भी पढ़ा कि जो सेक्शंस हैं, सिर्फ बताया आपको टोटल कितने हैं हमारे पास, जो टोटल हमारे पास सेक्शंस हैं वो 158 हैं और ऑर्डर्स 51 है हमारे पास। टोटल सेक्शंस हमारे पास हैं 158 और ऑर्डर्स हमारे पास हैं 51। आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो आपको प्रोविजंस दी हुई हैं दे आर मोर सब्सटेंटिव इन नेचर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑल आर सब्सटेंटिव प्रोविजंस। सब्सटेंटिव प्रोविजंस क्या होती है, जहाँ पे आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज दी होती हैं। यहाँ पे जो आपको प्रोविजंस दी हुई हैं ये सब्सटेंटिव नहीं, दे आर मोर सब्सटेंटिव इन नेचर। मोर सब्सटेंटिव मतलब कुछ सब्सटेंटिव नेचर मिल सकता है आपको प्रोविजंस में, बट इन प्रोविजंस को ये इनकम्प्लीट है, इनको कंप्लीट क्या कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स कर रहे हैं। यानी कि ये जो ऑर्डर्स में हमें रूल्स दिए हुए हैं इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ये जो रूल्स हमें दिए हुए हैं उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कल मैंने आपको बताया सेक्शन 33 पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, हमें जजमेंट दिया हुआ है। जब सेक्शन 33 पढ़ोगे उसमें सिर्फ ये बोला होगा कि फाइनल कंक्लूजन में जजमेंट प्रनाउंस करेगा एंड डिक्री शैल फॉलो। इतना सा बस एक ही लाइन में उन्होंने सेक्शन 33 में लिखा हुआ है। अब इससे हमें जजमेंट की प्रोविजंस तो नहीं पता चली, प्रोसीजर तो नहीं पता चला कि जजमेंट पास करते हुए कोर्ट को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है या क्या स्टेप्स होंगे उसके। वो सारा प्रोसीजर हमें कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर 20 में दिया हुआ है, यानी कि किसी ऑर्डर में दिया हुआ है। ऐसे ही जितने भी सेक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ पे, इन ऑर्डर्स में। इन सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन है इन ऑर्डर्स में। सिर्फ ये मोर सब्सटेंटिव इन नेचर है, उसकी फर्दर ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल इन नेचर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब्सटेंटिव लॉ हो जाएगा हमारे पास। सीपीसी इज प्योरली अ प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो सिर्फ आपको एनेबलिंग प्रोविजंस यहाँ पे बता रहा है जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें फर्दर यहाँ पे दिया हुआ है। कल की क्लास में आपको ये भी बताया कि ये जो है कौन पास करता है, जो सेक्शंस वगैरह है, अगर इसमें कुछ एनेक्टमेंट करनी है या फिर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो लेजिस्लेशन करेगा। वो स्टेट लेजिस्लेशन भी हो सकता है, वो पार्लियामेंट भी हो सकता है। बट कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये रूल्स होते हैं इसमें अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह तो कर ही सकते हैं, सेंटर भी कर सकता है, बट एक और कर सकते हैं जिसका नाम है हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यानी कि रूल्स को अमेंडिंग जो पावर्स है वो हाई कोर्ट के पास भी है, और वो पावर्स कहाँ दी हुई है, सीपीसी में इटसेल्फ दिया हुआ है। सेक्शन 121 से लेके 131 ऑफ सीपीसी हाई कोर्ट्स को रूल मेकिंग पावर दे रहा है। वहां से उनके पास पावर्स आती है कि वो रूल्स को अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। इसी को फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में क्या करेंगे, पहला तो हम ये लिख लेते हैं कि रूल्स मेकिंग पावर सेक्शन और सीपीसी कैसे डिवाइडेड है। दूसरा हम ये कर लेंगे जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना कि 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, डिस्प्यूट होगा, वो पूरा सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर जब आप इसको रिवाइज करोगे तब थोड़ा ना चीज़ें याद रहने वाली है, फिर तो जो रजिस्टर पे लिखा होगा वही आपके काम आने वाला है। तो ये लिखने के बाद फिर मैं नए टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। शुरू नहीं कर पाएंगे उसको, बट ये है कि हम समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। वो आपने एलएलबी करते हुए डिटेल में पढ़ा होगा कि जजमेंट क्या होता है, डिक्री क्या होता है, और 100% क्रैमिंग भी किया होगा उसके ऊपर कि हाँ ये जजमेंट होता है, ये डिक्री होता है। बट आज तक जजमेंट और डिक्री का मीनिंग एग्जैक्टली समझ नहीं आया होगा। कल की क्लास में थोड़ा बहुत मैंने फिर भी समझाया था आपको, बट आज उसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाएंगे। फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम सीपीसी इन डिटेल स्टार्ट कर पाएंगे। स्टार्ट तो अभी भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हम किस सीक्वेंस में इसको करेंगे, जो वो सीक्वेंस मैंने बताया 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी। बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे सारी की सारी डेफिनेशंस आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज़ की हुई है वो उनमें भी यूज़ की होगी, ऑर्डर्स में, रूल्स में, सेक्शंस में। तो वो टर्म्स जब आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सपोज कल को हम कुछ पढ़ रहे हैं उसमें डिक्री टर्म यूज़ किया हुआ है, मुझे डिक्री नहीं पता क्या होता है तो फिर मैं नहीं समझ पाऊंगा उस चीज़ को।
तो पहले हम ये डेफिनेशन वाला पार्ट सारा करेंगे, फिर हम सीपीसी को इन डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। लिखना शुरू कीजिए। कल की क्लास जहाँ तक आपने लिखा था उससे आगे हम लिख रहे हैं। हमने कल वो एग्जाम्पल्स लिख लिए थे ना सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ के, उससे आगे लिखिए एक्ट और कोड के बीच में। एक ना कल डाउट भी आ रहा था बच्चों को कि कोड का थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आपका भी वो था यार। कोड जो होता है ना, ध्यान से सुनिए, वो कंपाइलेशन होता है, वो कोडिफिकेशन है। डिफरेंट डिफरेंट एक्ट को एक ही सब्जेक्ट एक ही है, बट वो अलग अलग एग्जिस्टिंग लॉज जो है ना उसके अलग अलग उसमें पास हुए हुए हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं हम। एक्ट में ऐसा नहीं होता है। एक्ट में तो मेजरली हम क्या करते हैं, नए लॉ लेके आते हैं, पुरानी प्रोविजन भी हो सकती है अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ है, बट एक जगह पे उस सब्जेक्ट को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर विमेन स्पेसिफिक कोई प्रोविजंस हैं, वो बीएनएस में यानी कि आईपीसी में भी आपको दिया हुआ है, वो पॉक्सो वगैरह में भी दिया हुआ है अगर उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम कोई और लॉ बना देते हैं तो वो क्या बनेगा, वो एक्ट ही तो बनेगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे सब्जेक्ट को एक जगह पे नहीं लेके आ रहे हैं। हिंदू मैरिज, हिंदूज के पर्सनल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था। हिंदू मैरिज एक्ट आपको एक जगह पे दिया हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट दूसरा दिया हुआ है, फिर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस और अलग से दिया हुआ है। तीनों क्या, ये एक्ट है, एग्जिस्टिंग लॉज हैं। बट अगर मैं चाहूँ कि हिंदूज का जितना भी पर्सनल लॉ है एक ही उसमें लेके आना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो एक ही जगह पे कोडिफिकेशन करना, यानी कि वो फिर कोड बन जाएगा, हिंदू कोड जिसको हम कह देंगे। हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल एक्ट तो नहीं कहते ना हम। देखो, जो ये क्रिमिनल लॉज है ना हमारे पास, जैसे आईपीसी की अगर हम बात करें, बीएनएस की, आईपीसी का जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है, वो एग्जॉस्टिव है। एक जगह पे आपको सारे जनरल लॉ है ना, आईपीसी हमने पढ़ा हुआ है जिन्होंने, अब वो एक जगह पे आपको पूरा सब्जेक्ट उन्होंने इकट्ठा करके दे दिया हुआ है। यानी कि जितने भी ऑफेंसेस वहां पे दिए हुए हैं वो क्या है, वो सभी के लिए कॉमन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चियन है, कोई भी रिलीजन है, सबके ऊपर वो क्या है, वो सेम ही तो चल रहा है ना लॉ। बट जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, जब हम पर्सनल यानी कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो उसका यूनिफॉर्म हो रखा है, यूनिफॉर्मिटी है उसमें, क्योंकि सभी के लिए सेम एप्लीकेबल हो रहा है। जब हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल भी हमारा यूनिफॉर्म है, प्रोसीजर तो सभी के ऊपर सेम ही लगता है ना, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है या कोई और रिलीजन से क्यों नहीं है, सीपीसी तो सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। बट जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, पर्सनल लॉ में हिंदूज के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मोहम्मडन्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए उनका अलग पर्सनल लॉ हो सकता है। तो अब सबका पर्सनल लॉ अलग अलग है। जो ये इशू उठता है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, वो सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लॉ होता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके जितना भी पर्सनल लॉ है, एग्जिस्टिंग तो है ही है ना वो लॉ सारा, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना ताकि सभी के ऊपर सेम प्रोविजन लग पाए, इसलिए उसको कोड कह रहे हैं हम। आप समझिए, कोड में क्या हो रहा है, कंपाइलेशन कर रहे हैं हम, एक्ट में कंपाइलेशन नहीं होती थी। तो ये तो चलो कल की क्लास में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, अब उससे आगे हम लिखने वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने कल की क्लास में किया। इसमें लिखिए, मेजरली अगर ओल्ड है प्लस कंपाइलेशन भी हो रहा है एक ही सब्जेक्ट का एक ही जगह पे, मतलब पहले वो एग्जिस्टिंग जो लॉज थे अलग अलग जगह पे थे, अब उसको आपने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तब उसको कोडिफिकेशन कहेंगे। हम्म, पुराने एक्ट से उठा लिया, वो तो एक्ट ही रहेगा ना, अमेंडमेंट इन एक्ट रहेगा वो। आप देखो ना, यहाँ पे किसी कंबाइंड नहीं किया हमने, दो तीन एक्ट को उठा के एक जगह पे नहीं ले आए हैं हम। यहाँ पे पुराना एक ही एक्ट था, उसमें हमने मॉडिफिकेशंस किए। हाँ, पुराने को रिपील कर दोगे तब तो नया ही आएगा, नाम चेंज कर दिया ना उन्होंने वहाँ पे इसका। ठीक है, इसमें लिखिए सेक्शंस, हमने कल काफ़ी लिख लिया था, उससे आगे हम लिख रहे हैं सेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स। आपको बताया सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस में और रूल्स में। ऑर्डर्स क्या है, ऑर्डर्स कुछ और नहीं है, उनका सिर्फ चैप्टराइजेशन किया हुआ है, यानी कि उनका हेडिंग दिया हुआ है रूल्स का। रूल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, और उन रूल्स को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसमें लिखिए
CPC consists total 158 sections, 158 sections and 51 orders, 51 orders. इसमें लिखना लार्जेस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा जो ऑर्डर है हमारे पास वो कौन सा है? ऑर्डर 21। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? प्रीलिम्स के लिए सिर्फ, ठीक है। इसमें इस ऑर्डर में टोटल 106 रूल्स हैं हमारे पास फर्दर। ये एग्जीक्यूशन से डील कर रहा है, यहाँ लिख देना एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का वैसे आपको मीनिंग समझ आया, बट एग्जीक्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लेटर ऑन करेंगे इस चीज़ को। अभी आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए, ये यहाँ लिख भी देना फॉर प्रीलिम्स। पिछले पेपर उठा के देखना, ये काफ़ी बारी पूछा गया, बताइए सीपीसी में लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? तो ऑर्डर 21 जो है वो सबसे बड़ा ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन से डील कर रहा है। इसमें 106 रूल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें लिखिए फिर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्डर, सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 50 एंड ऑर्डर 51। इसमें सिर्फ हमें कितना 1 रूल दिया हुआ है फर्दर, दोनों में कंबाइन लिख दिया मैंने। ऑर्डर 50 में भी एक ही रूल दिया हुआ है और उसमें भी एक ही रूल दिया हुआ है। ऑर्डर 50 डील कर रहा है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज, और ऑर्डर 51 डील कर रहा है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड्स। ये डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी जब हम सेक्शंस पढ़ रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है इसको कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है हमारे पास और सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है, सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज सेंसलेस क्वेश्चन है, इतना थोड़ा ना याद रखने की जरूरत है आपको, बट प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं ये चीज़ें तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर लिखिए आगे, कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन सेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स, इनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं। अब रिलेशन क्या है? सीपीसी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, एक है सेक्शंस और दूसरा है रूल्स। ऑर्डर्स तो कुछ और नहीं, रूल्स की ही हेडिंग है, उसके अलावा कुछ और अलग से चीज़ थोड़ा ना है वो हमारे पास। तो सेक्शंस में लिखिए, सेक्शन जो है वो है मोर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। ये जो है ये मेन प्रोविजंस हैं। रूल्स से जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, ये मोर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, मेन प्रोविजंस हैं, और जो रूल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? विच कंप्लीट्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो कंप्लीट करता है। कई बार हम कहीं जाते हैं तो वो गिफ्ट दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये जो आपने चीज़ ली है उसको कंप्लीट कर रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? जो रूल्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, बिना रूल्स के सेक्शंस का कोई पर्पस रह नहीं जाएगा, वो उनको कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताया, सेक्शन 33 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? जजमेंट दिया हुआ है। बट जजमेंट का जब आप सेक्शन बेयर में उठाओगे 33, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जजमेंट इज फॉलोड बाय डिक्री, यानी कि एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जजमेंट प्रोनाउंस करनी होगी हमें, एंड जजमेंट इज फॉलोड बाय डिक्री। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो इनकम्प्लीट हुआ। तो सेक्शन ठीक है, जजमेंट इज मेन प्रोविजन जो वहां पे आपने दे दिया है, बट इट इज इनकम्प्लीट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है इसकी प्रोविजंस? रूल्स में दिया हुआ है। कौन से रूल्स? ऑर्डर 20 में फिर उसके लिए फर्दर हमें रूल्स दिए हुए हैं, यानी कि रूल्स जो हैं वो सेक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्दर लिखिए,
सेक्शंस में लिखिए मोर सब्सटेंटिव, मोर सब्सटेंटिव प्रोविजंस। सेक्शन जो है वो मोर सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं। ब्रैकेट्स में लिख देना इसके, नॉट सब्सटेंटिव बट मोर सब्सटेंटिव। हम इसको सब्सटेंटिव नहीं कहेंगे, सब्सटेंटिव नेचर जरूर है, कुछ प्रोविजंस का आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको मोर सब्सटेंटिव कह रहे हैं। इसमें लिखना इट डज नॉट मीन दैट सेक्शंस आर सब्सटेंटिव लॉ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये मोर सब्सटेंटिव इन नेचर है तो वो सब्सटेंटिव लॉ हो जाएगा हमारे पास। होल सीपीसी इज, होल सीपीसी इज प्रोसीजरल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो ये मत लिखना, ठीक है, मेंस में आप लिख सकते हो कि मोर सब्सटेंटिव है, बट नेचर उसका फिर भी प्रोसीजरल ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें लिखिए मोर प्रोसीजरल प्रोविजंस। इसमें लिखना रूल्स आर इंडीड इलेबोरेशन ऑफ सेक्शंस। रूल्स कुछ और नहीं है, सेक्शंस को ही इलेबोरेट किया हुआ है। नीचे नोट लिखना। देखो, आपको जो ये चीजें लिखवाई जा रही है ना, कल भी जितना भी मैंने आपको लिखवाया, सेक्शन क्या होता है जैसे आप आज लिख रहे हो, या रूल्स क्या है, कोड क्या होता है, एक्ट क्या है, ये मेंस में 1% भी चांसेस नहीं है कि आपसे पूछे जाएंगे। जितना भी कल की क्लास में भी करवाया, जो आज की क्लास में भी करवा रहा हूँ आपको, ये पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की, बताइए कि क्या डिफरेंस है, रूल्स अलग से क्यों दिए हुए हैं, क्या है क्या नहीं, है ना। तो वो वहां तक भी तो पहुंचना है ना हमें, तो इसलिए मैं इस चीज को लिखवा रहा हूँ। जो मेंस वाला पोर्शन होगा वो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि हाँ देखो ये मेंस में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अदरवाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए लिखवाया जा रहा है। नोट में लिखना, इन ऑर्डर टू मेक द सीपीसी, in order to make the CPC more organized, the main things, the main things oblique provisions have been provided, main things oblique provisions have been provided in these sections, in these sections, and the elaboration of these sections are to be found in the rules। इन्हीं की इलेबोरेशन हमें रूल्स में मिलेगा, ताकि इसको मोर ऑर्गेनाइज तरीके से दिया जा सके, इसलिए ये डिवीजन किया गया है। देयरफॉर इन दैट सेंस इट कैन बी said that, in that sense it can be said that the sections are more substantive whereas the rules are more procedural, rules are more procedural in nature, though the entire CPC, though the entire CPC is essentially a procedural
और एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ। इसमें लिखना ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, हमने रूल्स और सेक्शंस लिख दिए ना ऊपर, ऑर्डर्स में लिखिए ऑर्डर्स आर mere chapterization of rules. It is a kind of headings. It is a kind of headings to the chapter. It is a kind of heading to the chapter. For example, जब हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं ना, आपको बताया दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होगी, उनके बीच में झगड़ा होगा, तो वो हमें दिया हुआ है ऑर्डर सेकंड में। या फिर इससे पहले लिखना है तो आप ये लिख सकते हो पार्टीज टू दी सूट, पार्टीज टू दी सूट, ये दिया हुआ है हमें ऑर्डर वन में। तो ये चैप्टराइजेशन ही तो हो रही है, यानी कि पार्टीज टू दी सूट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो ऑर्डर वन में दिया हुआ है। फिर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो हमें ऑर्डर टू में दिया हुआ है। इसी तरह से अगर और लिखना चाहते हो तो जब हम प्लीडर्स की बात कर रहे हैं, वो हमने पढ़ा ना, दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होगी, कॉज ऑफ एक्शन यानी कि झगड़ा होगा उन दोनों के बीच में, फिर वो कहाँ जाएंगे, अपने एडवोकेट के पास जाएंगे, प्लीडर। तो प्लीडर से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजन है वो कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर थ्री में दिया हुआ है। फिर वो वकील साहब क्या बोलेंगे उनको कि हमें तो सूट फाइल करना पड़ेगा, तो जो इंस्टीट्यूशन से ऑफ सूट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये ऑर्डर फोर में दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए आपने सूट भी फाइल कर दिया, सूट कहाँ पे जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट ने सूट नंबर लगा दिया उसको। अब वो क्या करेगा, कोर्ट का काम क्या है यहाँ पे, कोर्ट सम्मन इशू करेगा, वो ऑर्डर फाइव में दिया हुआ उससे रिलेटेड, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि ये चैप्टराइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स दिया हुआ है, उस हेडिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो रूल्स दिए हुए हैं उसमें, उस ऑर्डर में रूल्स दिए हुए हैं हमें फर्दर। तो आप ये समझना कि हम कैसे पढ़ रहे हैं सीपीसी को। सेक्शन तो सिर्फ आपको मेन प्रोविजन के बारे में बता रहा है, उस प्रोविजन की फर्दर एलोबरेशन प्रोसीजर वो कहाँ दिया हुआ है, हमें रूल्स में दिया हुआ है। रूल्स को अलग अलग हेडिंग से डिवाइड किया हुआ है ताकि सीपीसी को सिस्टमेटिकली बनाया जा सके। सपोज अगर ये हेडिंग्स ना दी होती तो फिर तो इतने सारे रूल्स हैं, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाते, सिस्टमेटिकली हो ही ना पाती चीजें। इसलिए आप देखो ना, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे सपोज आप आईपीसी पढ़ते हो, बीएनएस, वहां पे ऑफेंसेस अगेंस्ट दी बॉडी अलग से दिए हुए हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी अलग से दिया हुआ है। वो ऐसा क्यों किया हुआ है, सिस्टेमेटिकली उस चीज को बनाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जितने भी रूल्स हैं उनको एक हेडिंग दे दिया उन्होंने, चैप्टर ना लिख के उसको ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखिए फर्दर नोट, नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयरफॉर ऑर्डर इज, order is the name of a topic, order is the name of a topic or name of a chapter, and all the rules, all the rules relating to that particular, relating to that particular topic is provided under that chapter। सेकंड लिखिए इसी में नोट्स में, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that every section, every section should have a corresponding order। Every chapter should have, every section should have a corresponding order,
और every order to have some corresponding sections. For example, सेक्शन 10 CPC ये बात करता है रेस सब जुडाइस की, डिटेल में पढ़ेंगे जब करेंगे। सेक्शन 11 CPC ये बात करता है रेस जुडिकाटा। क्या होता है डिटेल में रेस जुडिकाटा, तो 15 क्लासेस लगेंगी कम से कम, बट उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। ये दो टॉपिक जो हैं इनका नो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑब्लिक रूल। ये सेक्शंस तो दिए हुए हैं हमें 10 एंड 11, इनके रूल्स नहीं है, कोई अलग से ऑर्डर नहीं मिलेगा जिसमें रेसिड्यू काटा के बारे में मतलब लिखा हो, उसकी प्रोविजंस दी हो। उसके शेड्स वगैरह मिलना वो अलग चीज़ है, वो डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, बट इसके स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं है इस चीज़ का, नहीं वो अलग चीज़ है। स्पेसिफिक चैप्टर हेडिंग करके कोई रेसिड्यू काटा की प्रोविजंस आपको नहीं मिलेगी। और जो ऑर्डर 2 हम बात कर भी रहे हैं ना, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ शेड ऑफ रेसिड्यू काटा है। रेसिड्यू काटा जो होता है एक बहुत वाइडर टर्म होता है। सेक्शन जो 11 है वो सिर्फ वो भी उसका एक शेड है, अनदर शेड आपको ऑर्डर 2 में मिल जाएगा, बट स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा जो रेस जुडिकाटा या रेस सब जुडाई से डील कर रहा हो। सिमिलरली इसमें लिखना ऑर्डर 22 अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ सूट, इसका आपको मिलेगा नो कॉरेस्पॉन्डिंग, साइड पे लिख देना नो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन। देखो पूरा जो हमारे पास सीपीसी है, जनरली क्या होगा, जितने भी जैसे हम बात कर रहे हैं अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या समन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 5 में दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 में दिया हुआ है, इसके रेलेवेंट सेक्शन आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे। 26 में आपको सूट के बारे में दिया हुआ है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस मिल रहे हैं। प्लेंट पढ़ रहे हैं उसका सेक्शन मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग आपको, और भी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन मिल जाएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी आपको सेक्शंस दिए हुए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होंगे ही होंगे, या जितने भी ऑर्डर्स आपको दिए हुए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन होंगे ही होंगे। उसमें से ये एग्जाम्पल है। अबेटमेंट ऑफ अ सूट क्या होता है, डेथ वगैरह से सूट अबेट हो जाता है, यानी कि पार्टीज की डेथ हो गई और पार्टीज ने सब्सिट्यूट नहीं करवाया अपने एलआरस को उसमें, तो सूट खत्म हो जाएगा आपका वहां पे। ये पढ़ेंगे ऑर्डर 22 में, बट इसका सेक्शन कोई नहीं पढ़ेंगे हम। जनरली मेजरली हमें यही मिलेगा जितने भी हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं, जब हम ये जो सीक्वेंस आपको लिखवाया था ना, 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, ये जब हम वो पढ़ेंगे तो सेक्शन रेड विद ऑर्डर पढ़ेंगे कि ये सेक्शन है इसका और ये यहाँ पे ऑर्डर में डिटेल्ड प्रोविजंस दी हुई हैं। बट कुछ प्रोविजंस हमारे पास ऐसी होगी जिसमें सिर्फ सेक्शन ही होगा, उसका ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी रूल्स नहीं दिए होंगे। कुछ प्रोविजंस ऐसी होगी जिसमें सिर्फ ऑर्डर ही होगा, यानी कि रूल्स ही दिए होंगे, सेक्शन वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ऐसा भी होगा हमारे साथ, ठीक है। बट मेजरली कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट लिखिए। बट ब्रॉडली दिस इज maintained, broadly this is maintained that sections will have some corresponding rules। ब्रॉडली मेंटेन किया गया है कि सेक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स मिल जाएंगे, बट कुछ सेक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स आपको नहीं मिलने वाले। थर्ड लिखिए, हम ये नोट्स में लिख रहे हैं अभी, देखिए हमने ये लिखा ना, नोट्स लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, उसके बाद अब हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट। इसमें लिखिए ऑर्डर्स आर जस्ट द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोसीजर। ऑर्डर्स में कुछ और नहीं आपको दिया
किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का जो प्रोसीजर है उसको कंपाइल कर दिया एक जगह पे। ठीक है, तो प्रोसीजरल यानी कि प्रोसीजरल पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन है एक, हु कैन अमेंड दी सीपीसी। इसमें लिख देना इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि बताइए सीपीसी को कौन कौन अमेंड कर सकता है। तो सीपीसी तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने पढ़ ही लिया हुआ है ये चीज़। सेक्शंस वाला पार्ट जो है उसको तो लेजिस्लेचर करेगा, और जो रूल्स वाला पार्ट है उसको तो हाई कोर्ट भी कर सकता है साथ में। वही चीज़ लिख रहे हैं, इसमें लिखिए। पहले तो लिखना सीपीसी जो हमें प्रोवाइडेड है वो है एंट्री नंबर 13, लिस्ट 3, शेड्यूल 7, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए पक्का याद रख लेना, फालतू क्वेश्चन ही आते हैं प्रीलिम्स में, जब प्रीलिम्स इज मोर अबाउट क्रैमिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ लॉजिक थोड़ा ना है, ये तो याद रखने वाली बात ही है ना यहाँ पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 13 जो दिया हुआ है कहाँ पे, शेड्यूल 5 की लिस्ट 3, 3 लिस्ट होती है, ये तो पता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में सिर्फ सेंटर वाले मैटर्स होंगे, स्टेट में स्टेट वाले मैटर्स होंगे जिसपे स्टेट ही लॉ बना सकता है, और जो कंकरेंट लिस्ट होगी वो दोनों की जुरिस्डिक्शन वहां पे दे रहा है। तो यहाँ पे ये कंकरेंट में दिया हुआ है, आपको यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, शेड्यूल 7 में एंट्री नंबर 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीनों याद रख लेना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है इसके। इसमें लिखिए फर्दर, लिस्ट 3 ब्रैकेट्स में लिख देना भले कंकरेंट लिस्ट, पूरा लिख देना आप, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया। लिस्ट 3 के ब्रैकेट्स में लिख देना कंकरेंट लिस्ट। कौन से, सारे कौन से, जहाँ पे, हाँ जहाँ पे स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकती है वो कंकरेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। आएंगे, हम नहीं कह सकते आएंगे, आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि कौन से लॉ वहाँ पे दिए हुए हैं। तो सीपीसी हम नहीं कह रहे हैं, या कोई लॉजिक नहीं है इसका, सीपीसी में बेसिकली दोनों को ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन मुझे ऐसे मॉडिफाई करके अपनी स्टेट में लगानी है, तो वो स्टेट अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकती है। सेंटर ने लॉ पास कर दिया, अब स्टेट देखो ना, इतना बड़ा इंडिया है, हर स्टेट के अपना एक कस्टम है जो पुराना चला आ रहा है। अब उनको देखना है कि उनके वहां पे कैसा प्रोसीजर चलाना है उनको। तो जनरली तो पूरा अप्लाई कर दिया, सेंटर ने तो कर दिया, कल को अगर चेंजेस करने हैं सेंटर भी कर सकता है, और अगर स्टेट को नहीं लगानी है कोई चीज़ इसमें से या कुछ अमेंडमेंट करनी है तो उसके पास भी पावर है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखिए आगे, देयरफॉर अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अमेंडमेंट कर सकते हैं, याद रखना, नोट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जब कंकरेंट लिस्ट में है तब तो वो दोनों करेंगे ही करेंगे ना अमेंडमेंट, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जब कंकरेंट लिस्ट में है तब तो स्टेट का भी मैटर है वो, और सेंटर का भी मैटर है, उसमें तो कोई डाउट हमें होना नहीं चाहिए। अब नोट में हम ये लिख रहे हैं कि ये तो सेक्शंस की बात हो गई, रूल्स की भी बात हो गई। रूल्स के केस में भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास तो अमेंडमेंट है ही है, बट अगर हाई कोर्ट चाहे तो अपने हिसाब से रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। नोट में लिख लीजिए, प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसमें लिखिए, अमेंडमेंट ऑफ रूल्स, अमेंडमेंट ऑफ रूल्स कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट, कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट कॉमा स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को अंडरलाइन करके स्टार बना लेना और लिख देना साइड पे इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। वैसे तो आपको याद ही रहेगा, सिर्फ रूल्स की बात हो रही है, रूल्स को हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है, और वो पावर उसको कहाँ दी गई है,
सीपीसी में दी गई है 121 से लेके 131 सेक्शंस में, ठीक है, ये भी भले ही लिख लीजिए, नोट में ही फर्दर लिखिए। सेक्शंस ऑफ सीपीसी कैन नॉट बी अमेंडेड, सेक्शंस ऑफ सीपीसी कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सेक्शंस को अमेंड नहीं कर पाएगा, बट द रूल्स कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट ऑल्सो, रूल्स कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट ऑल्सो, ब्रैकेट्स में लिखना, पावर टू अमेंड द रूल्स, पावर टू अमेंड द रूल्स टू द हाई कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 121 टू 131 ऑफ सीपीसी। है छोटी छोटी सी बातें, बट ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे फालतू क्वेश्चंस ही प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं आपसे। तो सिर्फ आपको इतना नहीं पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट रूल्स को अमेंड कर सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो पावर्स कहाँ पे दी गई है। रूल्स मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट जो है 121 सेक्शन से लेके 131 सेक्शन ऑफ सीपीसी में आपको दिया गया है। हेडिंग बनाना, conflict between sections and rules। हमने ये पढ़ा कि जो सीपीसी है पूरा का पूरा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि कौन सी प्रोविजंस है, सेक्शंस वाली मेन प्रोविजंस है। रूल्स वाली प्रोविजंस कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस है जो सेक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता है लॉ में तो सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया ना उन्होंने, लॉ बना दिया लॉ मेकर्स ने। अब कल को जब कोई हमारा जुडिशरी का रोल क्या होता है उस चीज़ में, उस चीज़ को इंटरप्रेट करना। अगर कोई चीज़ क्लियरिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे। तो आप समझिए कि सेक्शंस में कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बोला समन्स के लिए आपको सेक्शंस भी मिल जाएंगे, और समन्स के लिए हमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, जजमेंट के लिए सेक्शंस भी मिल जाएंगे, उसके लिए ऑर्डर भी दिया हुआ है, डिक्री के लिए सेक्शन भी मिल जाएंगे हमें, और डिक्री के लिए हमें ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो जब वैसे तो वो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट आएगा नहीं, बट अगर उनकी लैंग्वेज में हमें कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज में हमें कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जजमेंट्स के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ, अगर लैंग्वेज में कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आता है तो हमें उसकी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, हारमोनियस इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं, हमें उसका पर्पस देखना है कि क्यों उसको पास किया गया, और रूल्स को उसके अकॉर्डिंगली ही हमें इंटरप्रेट करना है। फर्स्ट हमारी कोशिश क्या रहेगी वहां पे, हमें पर्पस देखना है कि क्यों उसको पास किया गया, उस पर्पस के चलते हुए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन हम रूल्स की करेंगे। कोर्ट कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता रहा है हमें कि जब भी कंफ्लिक्ट वैसे तो नहीं आएगा, बट अगर आता है तो हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन उसकी करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। बट सपोज समटाइम्स क्या होता है, सपोज देयर इज अ डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज नॉट पॉसिबल। अब फंस गए आपकी, देयर इज एग्जैक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी रूल्स एंड सेक्शंस, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा प्रिवेल करना चाहिए, सेक्शंस, क्योंकि मेन प्रोविजन है तो फिर सेक्शंस प्रिवेल करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजमेंट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्रक्स आप लिख लीजिए इसमें, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। इसमें लिखना पर्पस, पर्पस ऑफ बोथ sections as well as rules is to do justice। दोनों का पर्पस क्या है, is to do, is to do, do is to do justice। rules are complementary, rules are complementary, therefore no conflict should arise, therefore no conflict should arise, होना नहीं चाहिए। but if the conflict, if the conflict arises, then first लिखना, follow the rule of
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट्स में लिख लेना, दैट इज पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। फिर सेकंड लिखिए, इन सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, अगर कोई पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं है तब क्या प्रिवेल करेगा? सेक्शंस विल प्रिवेल ओवर रूल्स। फिर सेक्शंस प्रिवेल कर जाएंगे रूल्स के ऊपर। हेडिंग बनाना इसके बाद लास्ट है, सीक्वेंस ऑफ सिविल प्रोसीजर। जो कल आपको बताया था, स्टार्टिंग 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, कोई डिस्प्यूट होगा, उसके सीक्वेंस को हम एक बार ही ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो कल वाला टॉपिक था और जो आज हमने उसको पूरे को राइट डाउन कर दिया, नोट्स में हमारे पास आ चुकी है। जो कल जितना भी समझाया वो पूरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम एक स्टेप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, आगे चलेंगे उसके बाद। ठीक है, इसमें लिखिए टू और मोर पार्टीज, डायग्राम बना रहे हैं हम। टू और मोर पार्टीज, सबसे पहले क्या होगी? 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, उनके बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टीज। अब उनके बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उसको हम क्या कहते होते हैं? कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। कॉज ऑफ एक्शन, डिस्प्यूट होने से क्या होता है? डिस्प्यूट होने से वॉयलेशन भी होगा। वॉयलेशन किस चीज़ का? वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तभी तो कोर्ट में आ रहे हैं ना हम। किसी एक पार्टी का लीगल देखो, 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इसलिए उसको क्या मिला? कॉज मिल गया, रीजन मिल गया कोर्ट में जाने का। बट कोर्ट में जाने से पहले वो क्या करेगा? अपने एडवोकेट के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखिए पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट, प्लीडर। उसके वकील साहब उसको सलाह देंगे। देखो, इन पर्सन भी अपीयरेंस हो सकती है। जब हम ये प्रोविजन ऑर्डर 3 जब हम पढ़ेंगे वहां पे ये चीज भी हम पढ़ेंगे कि इन पर्सन भी आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, बट जनरली होता नहीं है, कोई एडवोकेट्स के थ्रू ही हम कोर्ट में अपीयर होते हैं। अब वकील साहब आपको कह रहे हैं कि प्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, केस फाइल करना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट लिखिए। इन्होंने आपको बताया कि हमें सूट फाइल करना पड़ेगा। सूट फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले प्लेंट ही लिख लो, या तो है ना, प्लेंट लिख देते हैं। सूट नंबर फिर जैसे कल बताया था वैसे लिख लो आप। पहले हमें प्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। प्लेंट हमें ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, साइड पे लिख लेना। वंस देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन, हिज प्लीडर विल ड्राफ्ट अ प्लेंट एंड फाइल इट इन अ प्रॉपर कोर्ट। प्लेंट ड्राफ्ट किया और उसको हमें क्या कर देना है? प्रॉपर कोर्ट में हमें फाइल कर देना है। और जैसे ही हमने कोर्ट में उसको फाइल किया वो क्या बन जाएगा? सूट बन जाएगा। साइड पे लिख देना नंबर 2 प्लेंट। नंबर 2 प्लेंट इज गिवन बाय द कोर्ट। उसको एक नंबर दिया जाता है। इट विल बिकम, देन इट विल बिकम सूट। सूट कुछ और नहीं है, प्लेंट ही होता है। सूट इज
फाइल्ड बाय प्लेंट, बाय फाइलिंग अ प्लेंट। प्लेंट को ही नंबर दिया जाता है। देखना जब भी आप प्लेंट ड्राफ्ट करोगे ना, उसके ऊपर लिखते हो सिविल सूट नंबर, बट वो नंबर आप नहीं देते, वो तो कोर्ट से मिलेगा आपको। अब वो नंबर जैसे ही उसके ऊपर लगा दिया जाता है, वो प्लेंट आपकी बन गई है सूट, यानी कि दावा, जिसको हम कह सकते हैं मुकदमा। इसमें लिखिए। अब कोर्ट का काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। कोर्ट क्या करेगा? समन्स इशू करेगा। समन्स किसको जाएंगे? टू डिफेंडेंट। समन जाते हैं ऑपोजिट पार्टी को, यानी कि ऑपोजिट पार्टी है हमारे पास यहाँ पे डिफेंडेंट। इन समन्स कोर्ट विल स्पेसिफाई द डेट ऑफ अपीयरेंस बिफोर इट। समन्स कभी अगर आपने देखे हैं तो उसमें क्या होता है, डेट ऑफ अपीयरेंस लिखी होती है। समन्स ऑलवेज सर्व्ड along with कॉपी ऑफ प्लेंट। अब प्लेंट डिफेंडेंट को प्लेंट की कॉपी भी मिल गई, समन्स भी मिल गया, उसको पता है अब कौन सी डेट को उसने आना है वहां पे कोर्ट में। अब जब वो कोर्ट में आएगा तब वो क्या करेगा? आंसर देगा कोर्ट में आके, यानी कि रिटन स्टेटमेंट, WSB कहते हैं इसको। रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल कर रहा है? फाइल्ड बाय डिफेंडेंट। रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय डिफेंडेंट। रिटन स्टेटमेंट होता क्या है? ये होता है इट इज अ रिप्लाई टू दी प्लेंट। प्लेंट के लिए ये रिप्लाई है। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग फिक्स करेगा। यहाँ पे स्टार बना के लिखना। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, plaintiff and defendant will appear before the court, before the court। अब जब वो अपीयर होंगे तब क्या होगा उनका? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। ये पूरे कुछ नहीं है, ये ऑर्डर्स हैं सारे, एक एक ऑर्डर करेंगे हम। ये एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ऑर्डर 10 में आपको दिया हुआ है। तो जब एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, इसका पर्पस क्या है एग्जामिनेशन करने का? इसमें लिख देना पर्पस। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ dispute, to find out the nature of dispute, that is point of controversy between the parties। कंट्रोवर्सी, आप दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मैं क्लास में नहीं था, बाहर था, जब मैं आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं दोनों से पूछूंगा ना, एग्जामिनेशन हो रहा है। आप एक चीज कहोगे, दूसरी पार्टी दूसरी चीज कहेगी, तो ये क्या हो रहा है? एग्जामिनेशन हो रहा है दोनों पार्टीज का, ताकि एक्चुअल में ये जान पाए कि एक्चुअल में मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है क्या। आप समझिए कि आप जज हो, आपको तो पता भी नहीं है, आपके पास तो सिर्फ फाइल आई है। उससे पहले उनके बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा था, क्या उनको पता है पार्टीज को, बट आपको तो कुछ भी नहीं पता ना। आपके लिए तो मैटर बिल्कुल अननोन है। तो जब आप उनका एग्जामिनेशन करोगे, आपका पर्पस क्या होगा? कि आप फाइंड आउट कर पाओ कि एक्चुअल में दोनों के बीच में झगड़ा है किस बात का। ठीक है, इसी के साइड पे लिखिए। हम एग्जामिनेशन का दूसरा पर्पस क्या होता है? वेदर ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इज पॉसिबल, यानी कि लोक अदालत, मेडिएशन वगैरह, और नॉट। क्या ADR पॉसिबल है या नहीं है? अब यहाँ पे भी दो सिचुएशंस बन सकती हैं आपके पास। ADR इज
नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि अगर आप उसको फ्रेंडली सॉर्ट आउट करना चाहोगे एडीआर के थ्रू, वो नहीं होने वाला सॉल्यूशन उसका। तो या तो ये सिचुएशन हो सकती है या फिर एडीआर इज पॉसिबल। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट विल, बिल्कुल कोर्ट विल रेफर द केस, कोर्ट विल रेफर द केस टू एडीआर। कोर्ट एडीआर को रेफर कर देगा वो केस। अब दो सिचुएशन हो सकती है, एडीआर सक्सेसफुल हो गया तब तो केस ही खत्म हो गया ना। दूसरी हो सकती है इफ एडीआर फेल्स। जब सक्सेसफुल हो गया, कोर्ट का कोई काम नहीं है वहां पे, कोर्ट ने अपनी तरफ से कर दिया सारा काम, आपने रेफर किया, वो अपने आप सॉल्यूशन निकाल के आपके पास भेज देंगे उस चीज को। बट अभी अभी देखो यहाँ पे तीन सिचुएशन हमारे पास बनी। पहली सिचुएशन हमारे पास क्या थी? हमने ये चीज जानने की कोशिश किया कि उनके बीच में कंट्रोवर्सी क्या है। दूसरा, एडीआर पॉसिबल नहीं है। तीसरा, एडीआर फेल हो गया, एडीआर फेल हो गया। तीनों ही सिचुएशन में डिस्प्यूट का सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। एडीआर सक्सेसफुल हो गया तब तो मैटर खत्म हो गया, एडीआर फेल हो गया, एडीआर पॉसिबल नहीं था, या फिर मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी हम उनके बीच में डिसाइड कर रहे हैं। तो तीनों सिचुएशन में केस वहीं का वहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ उसमें। तो तीनों सिचुएशन में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? तीनों सिचुएशन में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। इसको हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी कहते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब कोर्ट इश्यूज सेटल करेगा। सेटलमेंट ऑफ इशू क्या मतलब? कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि एक्चुअल में, अब देखो ना, एडीआर से सॉल्व नहीं हो पाया, एडीआर पॉसिबल नहीं था, तब तो कोर्ट को ही देखना है कि झगड़ा है किस चीज का। पर्पस यही तो था कि उनके बीच में कंट्रोवर्सी है क्या। अब कंट्रोवर्सी कोर्ट को पता लग गई दोनों के बीच में क्या है, तो कोर्ट क्या करेगा? इश्यूज फ्रेम करेगा। इश्यूज क्या होते हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। दोनों पार्टीज के बीच में जो झगड़ा है वो इश्यूज होते हैं। पहली पार्टी ने बोला कि मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इस दिन, दूसरी पार्टी कहती है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो वेदर देयर एग्जिस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी टू पार्टीज, ये क्या है? इश्यूज है। पहली पार्टी कहती है कि मैंने इस दिन इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, दूसरी पार्टी कहती है हाँ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये इशू नहीं है। वो तो एडमिट कर लिया उसने कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब पहली पार्टी कह रही है कि उसने इस दिन इसकी ब्रीच कर दिया, दूसरी पार्टी कह रही है कि मैंने ब्रीच नहीं किया। तो ये इशू बन जाएगा कि वेदर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफेंडेंट। इश्यूज का मीनिंग समझ आ रहा है ना आपको? दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कोर्ट को बता रही है। प्लेंट में प्लेंटिफ ने बताया, डब्ल्यूएस में डिफेंडेंट ने बताया, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने उनका एग्जामिनेशन कर लिया। एग्जामिनेशन से उन्हें पता चलेगा झगड़ा है किस चीज को लेके, वो इश्यूज फॉर्मली फ्रेम कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इश्यूज फ्रेमिंग के बाद लिखिए स्टार्ट हो जाएगा सिविल ट्रायल। सिविल ट्रायल। अब सिविल ट्रायल में क्या होगा? दो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ और दूसरी डिफेंडेंट। इसमें क्या होगा? प्लेंटिफ क्या करेगा? एविडेंस विल बी, प्लेंटिफ एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड, समनिंग ऑफ विटनेसेस। अगर विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट विटनेसेस को बुलाएगा प्लेंटिफ वाले। फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस यानी कि गवाहों का एग्जामिनेशन किया जाएगा। लास्ट में हियरिंग ऑफ प्लेंटिफ, उसको सुना जाएगा। ये शॉर्ट में लिख दिया हमने कि ट्रायल में क्या होता है। ट्रायल में क्या क्या हो रहा है? प्लेंटिफ के एविडेंस लिए जाएंगे जिसको हम प्लेंटिफ एविडेंस कहते हैं। जब इश्यूज फ्रेम होते हैं ना, उसके बाद कोर्ट डेट फिक्स करता है, फिक्स दी मैटर फॉर प्लेंटिफ एविडेंस। अब प्लेंटिफ उसमें आके अपने जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्री है चाहे ओरल एविडेंस है, किसी की टेस्टिमनी आनी है, वो सारे एविडेंसेस की लिस्ट कोर्ट को दे देगा। डॉक्यूमेंट्री तो कोर्ट में दे दी है उसने पहले ही,
और जो ओरल वाले होंगे यानी कि जो विटनेसेस होंगे उन्हें एक एक करके कोर्ट में बुलाया जाएगा। और अगर कोई विटनेस नहीं आना चाह रहा तो वो प्लेंटिव कोर्ट को बोलेगा इसको समन कर लो, फिर कोर्ट उसको समन करेगा अगर वो नेसेसरी विटनेस है। उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में प्लेंटिव को सुन लिया जाएगा। प्लेंटिव का एविडेंस खत्म हो गया, क्लोज हो जाएगा ना, यहाँ पे सब दे दिया उसने अपने पक्ष में जो भी था। अब एविडेंस किसका शुरू हो जाएगा? डिफेंडेंट का। डेट फिक्स कर दी जाएगी किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए। तो इसमें लिखिए फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा हमारे पास, डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड। डिफेंस एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड। इसमें क्या होगा? सेम समनिंग ऑफ विटनेसेस। अगर डिफेंस के कोई एविडेंसेस नहीं आ रहे उनको समन कर लेगा कोर्ट, एग्जामिनेशन कर लेगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो डिफेंडेंट ने बुलाए उनका भी, जो कोर्ट ने बुलाए डिफेंडेंट के विटनेसेस उनका भी, सबका एग्जामिनेशन होगा। लास्ट में क्या होगा? हियरिंग ऑफ डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट को लास्ट में सुन लिया जाएगा। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद एक होती है हमारे पास फाइनल हियरिंग। दोनों पार्टीज अपने अपने, अभी तो एविडेंसेस पे हमने उनको सुना ना, इसमें 6 महीने लग जाएंगे, इसमें साल भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये जो हमने किया, मैटर कंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद हम कहेंगे फिक्स दी मैटर फॉर फाइनल हियरिंग। अब प्लेंटिफ आएगा, अपने पूरे मैटर को क्या करेगा? कंक्लूड करेगा। डिफेंडेंट आएगा, अपने पूरे मैटर को क्या करेगा? कंक्लूड करेगा। दोनों ने फाइनल हियरिंग पे, इसने अपनी बात रखी, अभी तो एविडेंसेस दिए थे और उसके ऊपर उसको सुना गया। अब फाइनल हियरिंग में क्या हो रहा है? दोनों को डिटेल मतलब क्रक्स में सुना जा रहा है, कंक्लूजन में। ये अपना पक्ष बताया, इसने अपना पक्ष बताया, इसने बोला मेरी फेवर में जजमेंट आनी चाहिए, इसने बोला मेरी फेवर में आनी चाहिए। तो जो ये फाइनल हियरिंग हुई है यहाँ पे मैटर की, इसके बाद क्या आ जाएगी? जजमेंट। कितने दिन में? 30 डेज में। तो इसके बाद लिख लीजिए जजमेंट। जजमेंट विद इन 30 days which can further be extended to 30 days। 30 दिन के अंदर जजमेंट फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है 30 डेज के लिए। जजमेंट के बाद क्या आता है हमारे पास? डिक्री आ जाएगा। कितने दिन में? 15 डेज में। इसमें लिख देना विद इन 15 डेज, डिक्री के लिए विद इन 15 डेज ऑफ जजमेंट। हाँ, यहाँ जजमेंट यही लिखा हमने, 30 डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज, यानी कि 30 + 30 डेज हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 15 दिन। 15 डेज में डिक्री पास करनी है। अब दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ से। पहली सिचुएशन क्या थी? एग्जीक्यूशन। अगर ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई है तो जिसकी फेवर में वो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूशन फाइल कर देगा, और जिसके अगेंस्ट था वो क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है। यहाँ पे लिख देना इफ डिक्री इज नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब उसने ओबे नहीं किया डिक्री को। बाय दी पार्टी अगेंस्ट, बाय द पार्टी अगेंस्ट whom डिक्री इज पास्ड। तो जिसकी फेवर में डिसीजन था वो एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है। और अपील में लिखना कौन फाइल करेगा? पार्टी अगेंस्ट whom, पार्टी अगेंस्ट whom एक मिनट रुकिए।
चलिए स्टार्ट, वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में से। एक बारी मुझे चेक करने दो कि चल रहा है या नहीं चल रहा। ऑनलाइन वाले एक बारी कमेंट कर दो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना। पार्टी अगेंस्ट होम डिक्री इज पास्ड। पार्टी अगेंस्ट होम डिक्री इज पास्ड। इज पास्ड कैन फाइल द अपील। पार्टी अगेंस्ट होम डिक्री इज पास्ड कैन फाइल द अपील। अपील कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकंड अपील भी हो सकती है उस मैटर की, एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जा सकती है, वो बाद की टॉपिक है। बस वो अपील फाइल कर सकता है, इतना याद रखना। एक बारी मुझे ऑनलाइन वाले प्लीज़ जल्दी से बताइए कि कनेक्टेड है, मतलब ये लास्ट अपील का टॉपिक आपने डिटेल में लिख लिया है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में तो नहीं आ रहा अभी। चलिए फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा फिर इसमें? ओके ठीक है, डन। आप बताइए क्या कह रहे हो। एग्जीक्यूशन के नीचे हमने ये लिखा, इफ़ डिक्री इज़ नॉट सेटिस्फाइड। डिक्री पास हो गई, मैंने सूट फाइल किया, मेरी फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। मेरी फेवर में जजमेंट है तो डिक्री भी मेरी फेवर में है ना। तो मेरी फेवर में जब केस आ गया है तो सामने वाले के ऑपोजिट है, वो उसके अगेंस्ट गया है। कोर्ट ने कहा उसको कि मुझे इतने कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया सामने वाले ने मुझे देना, बट वो अभी भी नहीं दे रहा। इट मीन्स कि डिक्री इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर तो वो दे देता, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, डिक्री पास किया, अगर सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट वो पास किया अगर वो उसकी कंप्लाइंस कर देती है, इट मीन्स डिक्री इज सेटिस्फाइड, ऑर्डर इज सेटिस्फाइड। बट अगर वो कंप्लाइंस नहीं करता, देन दैट डिक्री इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द पार्टी अगेंस्ट होम डिक्री इज पास्ड। तो जिसके अगेंस्ट पास किया था उसने सेटिस्फाई उसको नहीं किया, तो जिसकी फेवर में था वो एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है। यहाँ पे भले लिख लेना एग्जीक्यूशन बाय द पार्टी इन हुज फेवर डिक्रीज पास्ट। एग्जीक्यूशन बाय द पार्टी इन हुज फेवर डिक्री इज पास्ट। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ इसके बाद। टाइम हालांकि बहुत नहीं है, बट हम चलो समझने का काम उसको कर लेते हैं, लिखने वाला बस और नहीं करेंगे आज। आप देखिए, ये जो हमने अभी कहानी पूरी सीक्वेंस में लिख दिया ना, यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए, ये आपको रट जाएगी। क्योंकि हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे एक एक इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक ही सीक्वेंस के ऊपर 4-4 5-5 क्लासेस लग रही हैं, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर 4-4 5-5 क्लासेस लग रही हैं, तो वो वैसे ही टॉपिक आपको याद हो जाएगा। हमें सीपीसी से सबसे बड़ी कंप्लेन होती है ऑर्डर नंबर याद नहीं होते, सेक्शंस याद नहीं होते हैं। बट जब आप इस सीक्वेंस में उसको पढ़ोगे, सारे ऑर्डर नंबर भी याद हो जाएंगे, सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, आपको सब रूल्स भी याद हो जाएंगे जो याद रखने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमने यहाँ पे 2 टर्म्स पढ़ी अभी, एक पढ़ा हमने डिक्री, एक पढ़ा हमने जजमेंट। एक और टर्म होती है ऑर्डर। इन 3 चीज़ों को पहले हम समझते हैं। अगर ये तीनों आपने पहले तीनों चीज़ें पढ़ी हुई है लॉ करते हुए, आपको अभी तक पहले तो यही क्लियरिटी नहीं होती थी कि डिक्री पहले आती है या जजमेंट पहले आई है, मतलब आएगी, डिक्री पहले आएगी या जजमेंट पहले आएगी। अभी तो आपको समझ आ गया कि पहले मेरे पास जजमेंट आएगी, फाइनल हियरिंग के 30 डेज के बाद हमारे बीच में मेरे पास जजमेंट आएगी, और जजमेंट के 15 डेज में मेरे पास डिक्री आएगी। और अपील वगैरह या जो भी कुछ हम फाइल करते हैं ना, अगर आप सेक्शन 96 बीच में से निकालोगे, वो क्या लिखा है, वो अपील अगेंस्ट डिक्रीज लिखा हुआ है। अपील अगेंस्ट जजमेंट टर्म यूज नहीं किया होगा, डिक्री के अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं। अब दोनों को डिटेल में हम समझते हैं कि बेसिकली है क्या। हमें यहां तक तो समझ आ गया, मैंने आपको कल प्लेंट के बारे में बताया। प्लेंट बिल्कुल डिटेल होती है,
प्लेंटिफ अपना राग गा रहा है कोर्ट के सामने, यानी कि अपना रोना रो रहा है कोर्ट के सामने कि जज साहब इस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरे घर पे आया, फिर इसने देखो यहाँ पे साइन किए, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन ये थी, इसने कहा था मैं आपको ये चीज़ सेल करूँगा, ऐसे ऐसे पेमेंट होनी थी, बदले में इतने पेमेंट हो भी गई, बाकी का इसने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। वो सारा गाना गा देगा कोर्ट के सामने डिटेल में, क्योंकि प्लेंट में तो आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कोर्ट को। अब जब WS वो फाइल करेगा डिफेंडेंट, वो भी अपना डिटेल में WS फाइल कर देगा। अब जब कोर्ट ने वो सारी प्रोसीडिंग्स चल रही है, ट्रायल स्टार्ट हो गया, हमारे पास सिविल ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब दोनों पार्टीज के एविडेंसेस सब आ गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, विटनेसेस सब कोर्ट के सामने हैं, फाइनल हियरिंग उस मैटर की हो गई है। अब फाइनल हियरिंग के बाद जब कोर्ट ने डिसीजन देना है ना उस मैटर पे, अब यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, कोर्ट बहुत डिटेल में जाएगा उस डिसीजन के। आपने कभी जजमेंट कंप्लीट फुल पढ़ी है किसी भी साइड पे, चाहे सिविल साइड पे या क्रिमिनल साइड पे? आपने देखा होगा जजमेंट में सबसे पहले उस जजमेंट के डिटेल में फैक्ट्स लिखे होते हैं कि प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट के कंटेंट्स इस तरह से हैं, डिफेंडेंट ने WS दिया, WS के कंटेंट्स इस तरह से हैं। अब इन दोनों की प्लेंट और WS के बेसिस पे मैंने ये इश्यूज फ्रेम किए। इशू नंबर 1 पे प्लेंटिफ ने ये चीज़ें बताई, ये एविडेंसेस मुझे लाके दिए। इशू नंबर 1 पे डिफेंडेंट ने ये चीज़ें कोर्ट के सामने रखी, ये एविडेंसेस मुझे लाके दिए। मैंने दोनों पार्टीज को इशू नंबर 1 पे सुना। इशू नंबर 1 पे लॉ ये चीज़ कह रहा है, लॉ जो एस्टेब्लिश्ड है, जज साहब बता रहे हैं कि लॉ में ये चीज़ लिखी हुई है, और मेरी फाइंडिंग इशू नंबर 1 में ये है, इसके अकॉर्डिंगली, इस लॉ के अकॉर्डिंगली, इनके एविडेंसेस के बेसिस पे मैं इशू नंबर 1 को इस तरह से डिसाइड कर रहा हूँ। अभी तो इशू नंबर 1 ही डिसाइड हुआ है। जो ओरिजिनल आपने इश्यूज फ्रेम किए होंगे वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं। तो जो इश्यूज जितने भी एक एक को आपने डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए वो जब एक एक डिस्कस कर रहे हो तो वो जजमेंट बन जाती है 100 पेजेस की, 100 पेजेस की जजमेंट अब मेरे पास हो गई है। अब 100 पेजेस की वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट उस डॉक्यूमेंट में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना, जो कोर्ट की फाइंडिंग है, आपने सूट फाइल किया था किसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, और मुझे इससे 1 लाख रुपया कंपनसेशन दिलवाया जाए। कोर्ट कहता है हाँ जी इसने ब्रीच किया है, और डिफेंडेंट को कह रहे हैं इसको 1 लाख रुपया कंपनसेशन दीजिए आप। तो पूरे जजमेंट में उसका रीजन लिखा होगा कि क्यों मैं इसकी फेवर में ये डिसीजन दे रहा हूं, और जो लास्ट में उसकी फाइंडिंग, यानी कि लास्ट में क्रक्स भी लिखा होगा उसी जजमेंट में, ऑर्डर पास किया जाता है लास्ट में कि अब डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को इतने रुपए देने पड़ेंगे, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इसमें से देखिए ना, जो रेलेवेंट वाला पोर्शन है वो कौन सा है, वो तो लास्ट वाला ही है ना। प्लेंटिफ को तो बेसिकली उसी से मतलब है कि मुझे इतने पैसे अब मिल जाने हैं, उसके पीछे क्या रीजन था क्या नहीं था उसके मतलब का नहीं है, बट जजमेंट हमेशा डिटेल में होती है। अब ध्यान से सुनना, जजमेंट के लास्ट में उन्होंने लिख तो दिया कि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ब्रीच के लिए वो लाइबल है। इस एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट को फॉर्मली रिकॉर्ड करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, कल को उसने कहीं पे भी वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो वो 100 पेजेस की जजमेंट नहीं उठा के फिरता रहेगा, वो सिर्फ एक डिक्री शीट उठा के चलेगा जिसमें उसको रिलीफ मिला हुआ है। डिक्री इज बेसिकली फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसके रिगार्डिंग? जो चीज उसको रिलीफ मांगा था और उसको मिला या नहीं मिला। तो डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन, बट जजमेंट इज नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। जजमेंट इज अ डिटेल्ड रीजंस फॉर अचीविंग, या उस एक्सप्रेशन तक पहुंचने का जो डिटेल रीजन है वो जजमेंट हो जाएगी। डिटेल्ड स्टेटमेंट है वो हमारे पास डिक्री। और इसमें ऐसे तो मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है ना थोड़ा सा। अब देखो, जो डिक्री है एक्चुअल में इस तरह की होती है, ये थोड़ा ब्लर नजर आ रहा होगा आपको, बट वैसे समझिए इसको कि क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, एक कोई ये सूट है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन, वैल्यू ऑफ द सूट, ये वैल्यू वगैरह लिखा है, हेडिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिक्री शीट। यानी कि जजमेंट आ चुकी है, इससे पहले हर कोर्ट को डिक्री शीट बनानी पड़ेगी। हर को एक याद रखना ये चीज हमेशा, जो कोर्ट्स हैं वो पता क्या किया करती हैं, जैसे आपने फाइनल हियरिंग आज किया, कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत होता है, काम ही बहुत है। आपने सपोज पिछले लास्ट वीक में
10 केसेस में फाइनल हियरिंग कर दिया, इज इट पॉसिबल कि आप इस मंथ में यानी कि 30 डेज में 10 जजमेंट पर अनाउंस कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं होगा, देखना। क्योंकि एक जजमेंट को लिखने के लिए आपका 1 वीक लग जाता है, क्योंकि जजमेंट ये तो नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से लिखनी है, डिटेल में हर चीज का रीजन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, लॉ से उसको रिलेट करना पड़ेगा। तो जनरली जब ये फाइनल हियरिंग करते हैं ना हम, कोई भी जब ऑर्डर पास करता है उसमें ये लिखता नहीं है कि फाइनल हियरिंग हो गया और इसको मैं रिजर्व कर रहा हूँ, कभी भी नहीं लिखते होते। क्यों? क्योंकि अगले 30 दिन में अगर जजमेंट नहीं पास हो पाई, जजेस क्या किया करते हैं, उसको फर्दर हियरिंग के लिए लगाते हैं हमेशा। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होगा, आपने मैटर पूरी तरह से कंक्लूड भी कर दिया ना, ऑर्डर पास करेंगे उसमें लिखेंगे फर्दर हियरिंग। फर्दर हियरिंग क्यों? क्योंकि अगर फाइनल लिख दिया कि फाइनल हियरिंग कंक्लूडेड, तो 30 डेज में वो बाउंड हो जाएंगे उसको पास करने के लिए। नहीं कर पाए जजमेंट पास 30 डेज में, तो 30 डेज तक एक्सटेंड तो कर लेंगे, बट वो रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो अपनी लाइबिलिटी ना क्रिएट करने के लिए हर कोई क्या लिख देता है? फर्दर हियरिंग, फर्दर हियरिंग। और इन प्रैक्टिकल ऐसा भी होता है 6-6 महीने तक हियरिंग कंक्लूड हो चुकी है, 6-6 महीने तक वो फर्दर हियरिंग पे ही चली जा रहा है, क्योंकि उनके नहीं है ना, एक्चुअल में उनकी भी मिस्टेक नहीं है ना, यहाँ पे बर्डन ही इतना है, किस किस केस में आप जजमेंट पास करोगे? तो आपने सबको फर्दर अब, बट इसमें नहीं कर सकते। जब एक बार जजमेंट पास कर दिया, डिक्री शीट के लिए कोई फर्दर नहीं होगा। जजमेंट पास हुआ है तो उसपे तो डेट एंड साइन है ना। तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि 15 दिन के अंदर डिक्री मेरी तैयार हो रही है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। अब डिक्री शीट है क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये तो पार्टीज के नाम वगैरह आ गए, सूट नंबर वगैरह आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है? ये सूट था डेक्लरेशन के लिए, उसकी डिटेल लिख दिया थोड़ा सा डेक्लरेशन में कि डिक्री फॉर डेक्लरेशन ऑफ लीगल प्लेंट नंबर दिस, ये सूट मेरे पास ऐसे आया। क्या लिखा है? इट इज ऑर्डर्ड दैट, ऑर्डर किया जा रहा है, कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये कि मैं उसको क्या दे रहा हूं। देखो ऑर्डर में क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ द सूट। वैसे तो ये दिया नहीं, कुछ इन्होंने डिसमिस कर दिया शायद। अगर यहाँ पे कॉस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे बस वही लिखा जाएगा कि इतनी स्टैम्प ड्यूटी उसको वापस की जाए, इतने लिटिगेशन चार्जेस उसको दिए जाएंगे, इतने कंपनसेशन उसको दिया जाएगा। यानी कि एक्चुअल में जो आपने रिलीफ ग्रांट किया है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। और जनरली 1 या 2 पेजेस की ही होती है ये डिक्री शीट। सिर्फ जो रिलीफ आपने दिया वो यहाँ पे लिखा जा रहा है डिक्री शीट में। जजमेंट ऐसी थोड़ा ना होती है। जजमेंट में तो उस रिलीफ को देने के लिए क्या रीजंस थे आपके, वो लिखे जाते हैं डिटेल में। और अगर देखना चाहते हो डिक्री शीट, तो ये देखो, ये थोड़ी क्लियर है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी? कोई मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये ओरिजिनल कोर्ट की ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। डिक्री शीट लिखा हुआ है, ये केस की डिटेल्स आ गई। अब किस केस में डिक्री पास कर रहे हो वो डिटेल्स तो आनी ही आनी है। फिर ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, उसके बारे में लिख दिया कौन कौन प्लेंटिफ थे, कौन कौन डिफेंडेंट थे। ये थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया कि किस चीज़ का सूट था और क्या उसने मांगा था। और लास्ट में क्या कर दिया उसने कि दिस सूट इज कमिंग ऑन दिस डेट, फाइनल डिस्पोजल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एडवोकेट्स के नाम आगे, इट इज ऑर्डर्ड दैट द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज डिसमिस्ड। यहाँ पे भी डिसमिस कर दिया। पर डिक्री शीट तो बनानी पड़ेगी ना, तो क्या मिला उसको? दिया कुछ भी नहीं, जो भी दिया वो अमाउंट लिख दिया वहां पे। बट अगर उसका अलाउ हो जाता तो जो रिलीफ दिया होता वो रिलीफ यहाँ पे आ जाता। तो आपको मीनिंग में क्लियर होना चाहिए कि डिक्री शीट होती क्या है। जजमेंट से उसको कंफ्यूज नहीं करना। जजमेंट में तो आप बहुत डिटेल्ड रीजंस लिख रहे हो। आप ये समझिए डिक्री शीट इज लाइक एमसीक्यूज करते हैं ना, येस और नो में आंसर कर रहे हैं हम उसको। सिर्फ जो रिलीफ मांगा था वो दिया या नहीं दिया, अगर दिया तो कितना दिया, वो लिख रहे हैं यहाँ पे। पर जो जजमेंट है वो आपका मेंस का एग्जाम हो गया, उसमें हम डिटेल में रीजंस लिख रहे हैं। और पहले क्या आएगा? जजमेंट, फिर आएगी मेरे पास डिक्री। ये दोनों में ऊपर ऊपर से आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अभी बेयर पे तो हम नहीं गए, अभी हम वैसे इसको समझना चाह रहे हैं। अब आप समझिए, देखिए एडजुडिकेशन समझते हो क्या होता है? एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड यूज करता है। क्रिमिनल साइड पे हम कॉग्निजेंस वगैरह कह देते हैं ना किसी चीज को। अगर आपने पढ़ा हुआ है बीएनएसएस वगैरह, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड यूज करेगा उसको कह रहे हैं एडजुडिकेशन। कोर्ट के पास आप प्लेंट फाइल करते हो, सूट फाइल किया, तो सूट में भी कोर्ट क्या कर रहा है? अपना दिमाग लगा रहा है ना कि देना चाहिए रिलीफ, नहीं देना चाहिए। यानी कि उस पूरे केस को सुनने को हम कह रहे हैं एडजुडिकेशन। अब ये जो एडजुडिकेशन है वो दो दो चीजों में होती है। या तो ये एडजुडिकेशन होगी सूट में, या फिर ये एडजुडिकेशन होगी अदर केसेस में। अदर केसेस मतलब
एप्लीकेशन, पिटीशन एटसेट्रा। या तो ये एडजुडिकेशन होगी आपकी सूट में, सूट समझ रहे हो, सिविल सूट। सूट हमेशा प्लेंट से फाइल किया जाता है, और इसके अलावा हम एप्लीकेशंस भी कोर्ट में फाइल करते होते हैं। देखो, जब मैंने कोर्ट में सूट फाइल किया, वो तो मेरा मेन दावा हो गया ना, मतलब मेन मुकदमा हो गया मेरा, वो कि मेरे साथ इसने ब्रीच किया है, मुझे ये रिलीफ कोर्ट से मिलना चाहिए। अब उस सूट की ड्यूरेशन में ही मैं कोर्ट में ढेरों एप्लीकेशंस लगाता हूँ। उस सूट की ड्यूरेशन में ही मैं कोर्ट में बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाता हूँ। कैसी कैसी एप्लीकेशंस कोर्ट में लगेगी? अब हो सकता है मैं बीच में इंजंक्शन के लिए टीआई एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, टेम्परेरी इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन का सूट डाला है, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लग रही है। प्लेंटिफ की डेथ हो गई, उसके एलआरस को सब्सिट्यूट करना है अब वहां पे, उसकी अलग से एप्लीकेशन लग रही है। तो बहुत सारी चीजों की एप्लीकेशन कोर्ट में, यानी कि ये जो सूट मैंने मेन फाइल किया, कैसे फाइल किया? बाय वे ऑफ प्लेंट फाइल किया। इस सूट की ड्यूरेशन में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस लगती है। आपके पास देखो, सूट्स में इतनी पेंडेंसी क्यों चलती रहती है? 10-10 साल क्यों लग जाते हैं डिसाइड करते हुए? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी डिसाइड करने नहीं देती उसको। कैसे नहीं डिसाइड करने देती? सूट का मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया। आपने सम्मन इशू किए, सामने वाला WS लेके आएगा। अब WS के बाद इश्यूज फ्रेम होने हैं ना, बट वो क्या कर रहा है? WS के बीच में ही दूसरी पार्टी कोई एप्लीकेशन लगा देगी आपकी कोर्ट में। तो जब भी एप्लीकेशन आपकी कोर्ट में लगेगी, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट डिस्पोज ऑफ दैट एप्लीकेशन। पहले आप उस एप्लीकेशन को डिसाइड करोगे, फिर आप मेन सूट के ऊपर आओगे। तो 10 साल अगर सूट चल रहा है, तो 10 में से 8 साल वो एप्लीकेशन पे ही चलता रहता है। एक एप्लीकेशन नहीं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं। समझ? एक एक एप्लीकेशन तो ये समझ आ गई। और दूसरी एप्लीकेशंस क्या होती है? हर जगह पे सूट नहीं फाइल हुआ करता है। सिविल सूट जो सिर्फ जो नेचर ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स होंगे, उसी में सिविल सूट जाएगा। कुछ जगह पे पिटिशन फाइल करते हो, एप्लीकेशन फाइल करते हो। सपोज करो ये मिस्टर एक्स है, इसकी डेथ हो गई। अब एक्स को चाहिए इसके जो एलआर्स हैं, उनको इसकी प्रॉपर्टी भी तो लेनी होगी, या उसका जो भी बैंक में पैसा है वो लेना होगा इनको। ये बैंक के पास जाएंगे, इसके बच्चे एलआर्स इसके। बैंक कहेगा कि सबसे पहले मेरे को सक्सेशन सर्टिफिकेट ला के दो आप। बैंक किसी और का पैसा, मतलब एक्स का पैसा, उसके बच्चों को भी नहीं देगा जब तक वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वहां पे नहीं लेके आते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से मिलेगा। अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कोर्ट में सूट नहीं फाइल करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सूट नहीं आया, यहाँ पे क्या आई हमारे पास? एप्लीकेशन आई। इसी तरह से जब आर्बिट्रेशन के मैटर्स होते हैं, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा है, उन्होंने कहा हम कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन में जाके आप सूट नहीं फाइल कर सकते हो, आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, वहां पे पिटीशन फाइल कर रहे हो। तो या तो आप सूट फाइल करते हो कोर्ट में, या फिर कोर्ट में अदर केसेस एप्लीकेशन या पिटीशन वगैरह फाइल होती है। ये चीज क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, ये सूट का जो फाइनल ऑर्डर होगा उसको हम क्या कहते हैं? जजमेंट। इस सूट का जो फाइनल ऑर्डर होगा उसमें क्या आएगी? जजमेंट आएगी। अब ये जो अदर चीजें हैं हमारे पास, मैंने बोला सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आर्बिट्रेशन में चले गया कि मेरा डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाए। इसमें भी आर्बिट्रेशन में चलो अवार्ड आ रहा है, बट यहां पे भी मेरे पास क्या आएगा? जजमेंट आएगी। यहां पे भी मेरे पास क्या आएगी? जजमेंट आएगी। दोनों में जजमेंट आएगी, यानी कि जो आपने मांगा था उसको देने के लिए डिटेल्ड रीजंस तो दोनों में ही आएंगे ना, चाहे वो सूट है चाहे वो एप्लीकेशन है, दोनों में डिटेल्ड रीजंस तो आने ही आने हैं। अब ध्यान से सुनना, जो ये सूट वाला केस है मेरे पास, ये जो सूट वाला केस है मेरे पास, इसमें जजमेंट के बाद बना करती है डिक्री। इसमें क्या बनेगी? डिक्री बनेगी। डिक्री हमेशा सूट में होती है। जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे ना, जहां पे डिक्री को डिफाइन किया हुआ है, अभी तो बेयर पे हम आए नहीं है, ये तो मैं ऊपर ऊपर से समझाना चाह रहा हूं कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए माइंड में, फिर हम देखेंगे बेयर में क्या लिखा हुआ है। तो जो डिक्री है हमेशा वो किस में आती है? वो सूट में आती है। जब भी सूट की एडजुडिकेशन होगी, सूट कैसे फाइल किया जाता है वो सीपीसी में सारा प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। कोर्ट में कैसे सूट जाएगा, सूट नंबर लगेगा, वो सारा प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। और जब सूट की एडजुडिकेशन, यानी कि उस पर जब कोर्ट आपको सुनेगी,
तो उसकी डिटेल्ड रीजंस को हम जजमेंट कहते हैं। उसके 15 दिन के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, डिक्री आ जाएगी। बट अगर वो सूट नहीं है, ध्यान से सुन लेना, अगर वो सूट नहीं है, वो एप्लीकेशन है या पिटीशन है, तो उसमें जजमेंट तो आएगी, पर अदर केसेस में एप्लीकेशन और पिटीशन में कभी डिक्री नहीं मेरे पास आती होती है। इसमें मेरे पास आएगा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसमें क्या आएगा, है डिक्री की तरह ही है, उसमें ऑर्डर वही फॉर्मल एक्सप्रेशन ही है, वो वैसे ही लिखा होता है, बस नाम डिक्री ना करके उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ऑर्डर कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिक्री जब हम पढ़ेंगे, डिक्री की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई डिक्री कब बनती है कब नहीं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डर में वो फॉर्मेलिटीज नहीं रह जाती है, ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है। आप अभी के लिए बस इतना क्रक्स याद रख लेना, जब भी सूट में एडजुडिकेशन हो रही है तो पहले जजमेंट आएगी फिर डिक्री आएगी। जब भी किसी एप्लीकेशन में या पिटीशन में एडजुडिकेशन हो रही है तो ऑब्वियसली पहले तो जजमेंट ही आएगी, बट दैट जजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय डिक्री, इट इज फॉलोड बाय द ऑर्डर। तो जजमेंट हमारे पास दो तरह से आती है, या तो डिक्री या फिर ऑर्डर। जब हम को पढ़ेंगे लैंग्वेज उसकी, मतलब जजमेंट में या तो ऑर्डर आएगा लास्ट में या फिर उसमें डिक्री आएगी। मैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हाँ इस रीजन से इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो लास्ट में एक अलग से ऑर्डर निकाला जाएगा कि ये पर्सन को मैं सक्सेशन सर्टिफिकेट का ऑर्डर का फॉर्मेट होता है वो एज इट इज उसके नाम पे हो जाएगा, इसमें डिक्री नहीं आएगी। अब जहां पे भी उसको जाना है बैंक में, वो 100 पेज की जजमेंट नहीं उसको ले जानी पड़ेगी, वो बस ऑर्डर की कॉपी लेके जाएगा और उसको दे देगा कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो बस एक तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिक्री सिर्फ और सिर्फ किस में आती है, सूट में आती है। सूट की जब एडजुडिकेशन हो रही है उसी में डिक्री आएगी, किसी और चीज में डिक्री नहीं आएगी। अगर किसी एप्लीकेशन या पिटीशन की एडजुडिकेशन हो रही है उसमें मेरे पास ऑर्डर आएगा। बट इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन डालते हैं। जब हिंदू मैरिज एक्ट हम पढ़ते हैं ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद होगा, उसमें हम डालते थे पिटीशन फॉर डिवोर्स, पिटीशन फॉर डिवोर्स, या पिटीशन फॉर आरसीआर, जुडिशियल सेपरेशन। किसी भी चीज की वहां पे क्या डाल रहे हैं हम, पिटीशन डाल रहे हैं। बट हिंदू मैरिज एक्ट में क्योंकि स्टैट्यूट में इटसेल्फ स्पेसिफाइड है कि उस पिटीशन में भी फॉलोड बाय वो क्या हो जाएगी, जजमेंट तो आएगी, जजमेंट शैल बी फॉलोड बाय डिक्री, लास्ट में डिक्री ही आएगी। यानी कि वैसे तो सूट में ही डिक्री आती है, बट स्टैट्यूट ने स्पेसिफिकली अगर कहीं पे लिख दिया हुआ है, स्टैट्यूट ने स्पेसिफिकली कहीं पे अगर लिख दिया हुआ है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में, वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी पिटीशन होंगी उसमें क्या होगा, ऑर्डर आएगा, डिक्री नहीं आएगी। अब ये ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट, ये कल का टॉपिक होगा मेरा, डिटेल में जाएंगे इसके। और अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बताया है कि तीनों में डिफरेंस होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। जजमेंट क्या होता है, वो डिटेल्ड रीजंस होते हैं, वो जजमेंट किसी भी चीज में आ सकती है। मतलब आपने पिटीशन फाइल किया, आपने एप्लीकेशन फाइल किया, एप्लीकेशन कौन सी वाली, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट वाली, उसमें जजमेंट आ जाएगी आपकी। बट जो डिक्री है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, सूट में। और जजमेंट तो पहले आनी ही आनी है, उसके बाद डिक्री आएगी। इस टॉपिक को फिर मैं डिटेल में लेके जाऊंगा। ये पहला टॉपिक होगा आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले पेपर अगर आप उठाओगे तो देखना जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर के बारे में बहुत बारी पूछा गया, डिफरेंस बहुत पूछ लिया जाता है आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों को सच में जजमेंट और डिक्री के बीच में डिफरेंस क्लियर ही नहीं होता है। अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, बट अभी हमने बेयर को टच भी नहीं किया है। जब बेयर टच करेंगे डिक्री पे तो 4-5 क्लासेस लग जाएंगी आपकी, वो डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, एक एक चीज़, एक एक इंग्रेडिएंट को डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद से पहचान लोगे कि ये डिक्री है या नहीं है। कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इतना आप रिवाइज कर लेना, इतना रिवाइज कर लेना आपको होपफुली इतना ये चीज़ तो क्लियर होगी अब कि हम सीपीसी में क्या पढ़ने जा रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। प्रोसीजर है सिविल लॉ का, ठीक है। जब आप इसको डिटेल में जाएंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये टॉपिक। सीपीसी बहुत इंटरेस्टिंग है,